हेलो एवरीवन, प्रे पेज बाय सौरभ सर में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सुपर 30 सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक सेट पिछली बार सॉल्व किया था पिछले वीडियो में। आज हमारा ये लेक्चर 2 है। इसमें भी हम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, A train having a length of 500 meter passing through a tunnel of 1000 meter in 1 minute. What is the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब अगर मान ले कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दी हुई है हमें 500 मीटर, एक टनल को क्रॉस करता है जिसकी लेंथ दी हुई है 1000 मीटर। ये ट्रेन इस टनल को कब क्रॉस करेगा? जब ये ट्रेन ऐसे चलते हुए जाएगा और यहाँ पे अगर ट्रेन पहुँच जाए तो हम कहेंगे इस ट्रेन ने इस टनल को क्रॉस कर लिया। तो इस ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये अपना डिस्टेंस कवर करेगा 500 मीटर, और ये जब आगे बढ़ेगा उसके बाद ये टनल का डिस्टेंस तय करेगा 1000 मीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल। ठीक है, ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर और टनल का 1000 मीटर। मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया 1500 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मिनट। 1 मिनट बराबर, ये मीटर में, इसको सेकंड में करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है 60 सेकेंड्स। हम जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमने निकाल लिया 1500, टाइम है 60। अगर इसको हम कैंसिल करें तो ये आता है 25। मतलब आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शन तो किलोमीटर पर आवर में दिया है। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने में। तो आइए आज आपका एक कंफ्यूजन दूर किया जाए। हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या हो जाएगा? 1000/36। ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इसको अगर हम कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा? 5/18। मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक रिलेशन निकल के आ गया। इससे हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर इस 18 को इधर ले जाए क्या आ जाता है? 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस रिलेशन का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा कितना आया था डिस्टेंस? स्पीड कितना आया था? 25 मीटर पर सेकेंड। हमने अभी देखा 18 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना टाइम्स है इसका? 5 टाइम्स है। इसको भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा। 18 को अगर 5 टाइम करे तो 90 आ जाता है। क्या आ जाएगा? 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? सिंपली हमने चेंज कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 2.5, इफ सो फाइंड एक्स। मतलब ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में। इसका मीडियन हमें दिया हुआ है 2.5। तो हमें इस एक्स की वैल्यू पता करनी है। पहले देखते हैं इसमें डिजिट क्या है, इवन है कि ऑड है। टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टर्म्स है, मतलब इवन टर्म्स है। हम जानते हैं मीडियन ऑफ इवन टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ मिडिल नंबर्स अपॉन 2, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं एवरेज ऑफ मिडिल नंबर। एक ही बात हुई।
अगर इस क्वेश्चन में देखें 12 टर्म्स थे तो 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर, यानी कि ये दो हमारे मिडिल टर्म्स आ गए। मीडियन कितना दिया हुआ है 2.5, तो 2.5 बराबर हो जाएगा 2 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 बराबर 2 प्लस एक्स, एक्स बराबर आ गया 3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एनटीपीसी में ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनु सोल्ड अ डजन वॉचेस फॉर रुपीज 1454 रुपये 64 पैसा पर वॉच एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। इस डजन से हमें कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि पर वॉच का सेलिंग प्राइस दिया है 1454 और हमें पर वॉच का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो डजन को इग्नोर करते हैं। हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि मनु ने 1454 रुपये 64 पैसे में एक घड़ी बेची जिसपे उसे 16% का प्रॉफिट हुआ। 16% बराबर क्या होता है, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसमें फ्रैक्शंस डायरेक्ट पता होना चाहिए। ये स्टेप एग्जाम में नहीं करना है, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। 4/25, 16% बराबर होता है 4/25। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 25 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 4 रुपये प्रॉफिट होगा। अगर 25 कॉस्ट प्राइस है 4 प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 29। ठीक है, मतलब 29 रेशियो बराबर दिया हुआ है 1454.64। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 रेशियो का वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, एक रेशियो बराबर आ जाएगा 50.16। हमें 25 रेशियो पूछ रहा है, 25 रेशियो बराबर हो जाएगा 50.16 इंटू 25। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1454 रुपये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंजू टेक्स 16 days टू कंप्लीट अ वर्क। इफ शी वर्क्स विद हर फ्रेंड जेनी दे कंप्लीट इट इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर जेनी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। मतलब मंजू जो है वो 16 दिन में कोई काम को पूरे तरीके से कंप्लीट कर सकती है, लेकिन मंजू के साथ अगर उसकी फ्रेंड जेनी आ जाती है तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें 12 डेज ही लगते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जेनी अकेले कितने दिन में करेगी। कोई दिक्कत नहीं है, 16 48 का एलसीएम निकाले 48 आ जाता है। इसको हम अपना टोटल वर्क कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मंजू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क है 48, 16 दिन में काम कर सकती है, एक दिन में 48/16 3 काम करेगी, यही एफिशिएंसी हो जाएगा। और दोनों अगर साथ काम करे तो इनको 12 दिन ही लगता है। टोटल वर्क 48, 48/12 4। अगर मंजू प्लस जेनी की एफिशिएंसी 4 है और मंजू की अकेले की एफिशिएंसी 3 है, तो जेनी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 4 - 3 1। हमसे पूछा है जेनी कितने दिन में काम करेगी, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1। टोटल वर्क है 48, तो इसे कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। मतलब प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 25,000 रुपये, रेट दिया हुआ है हमें 12% और टाइम दिया हुआ है 3 years। हमें सीआई पता करना है। तरीके कई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तो स्कूल वाला तरीका है, फॉर्मूला A=P1 + R/100/पावर n। उसको तो बिल्कुल यूज नहीं करना है हमें। उसके बाद एक और तरीका है, अगर 12% देखें
12% मतलब होता है 12/100। इसको सॉल्व करें तो मतलब हुआ 25। अगर प्रिंसिपल हुआ तो 3 उस पर इंटरेस्ट लगेगा। 25 से 28 हो जाएगा 3 साल तक। 3 टाइम दिया है, उस पर क्यूब लगा देंगे। 25 का क्यूब निकालेंगे, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। 28 का क्यूब निकालेंगे, ये आ जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाएंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको बराबर करके सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व नहीं करना। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। अगर 3 ईयर्स दिया हो तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000। ये फॉर्मूला डिस्काउंट में भी यूज करते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है। डिस्काउंट क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। लेकिन अगर ए बराबर बी बराबर सी दिया हो, जिसको हम ए के बराबर मान लेते हैं, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा? अगर ये तीनों ए हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए, 3a प्लस ये दो सब ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 3a² बाई 100 प्लस ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए इंटू ए इंटू ए क्यूब अपॉन 10,000। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इजीली इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे भी एक आसान तरीका यूज करेंगे। हमारा क्वेश्चन में हमें 12% का इफेक्टिव निकालना था। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ 2 लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ 2 लाइन खींचेंगे। लास्ट का 2 लाइन इसके लिए, इसके बाद का 2 लाइन इसके लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इस डिनोमिनेटर को इग्नोर करेंगे हम लोग, बस ऊपर वाला देखते हैं न्यूमरेटर क्या कह रहा है। कह रहा है ए क्यूब, ए बराबर अगर 12 है, ए क्यूब क्या हो जाएगा? 1728। लेकिन हमें यहाँ पे 2 ही डिजिट लिखना है। यहाँ लिखेंगे 28 और 17 को हम लोग कैरी ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? 3a²। 12 के स्क्वायर होता है 144, इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 432। 432 और हमारे पास रिमाइंडर 17 था, इसमें अगर 17 भी जोड़ दें तो क्या आ जाता है? 944 449। यहाँ भी हमें 2 ही डिजिट लिखना है, 49 लिखेंगे और 4 कैरी ले लेंगे। यहाँ हमने 17 कैरी लिया था। उसके बाद फर्स्ट पे क्या था? 3a, मतलब 3 इंटू 12 36 और 4 कैरी जोड़ेंगे 40। बस यहाँ एक पॉइंट लगा दें। हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 40.4928%। क्लियर है? चलते हैं अब क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। हमने अपना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। यह आया था 40.4928%। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो इसको अप्रॉक्स हम 40.5% मान लें। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मतलब सीधा क्या है? 25,000 का इतना परसेंट निकालना है। तो 40.4928 ऑफ 25,000 अगर निकाले, राउंड ऑफ 40.5 करके भी कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,123 रुपया 20 पैसा। ठीक है। क्लियर है? कितना इस तरीके से हम लोग किसी भी इफेक्टिव रेट आराम से निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझा जाए। अगर मान लेते हैं हमें 7% का निकालना हो, क्या होगा? यहाँ अगर हमें 7% का निकालना है,
क्या हो जाएगा, लास्ट में हमें 2 लाइन यहाँ खींचना है, 2 लाइन यहाँ खींचना है। यहाँ क्या था, ए क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 49 इंटू 7 343, यहाँ लिखेंगे 437 कैरी हो जाएगा। उसके बाद क्या था 3a², 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147, 147 में अगर 7 हम ऐड कर दें तो कितना आ जाता है 154, यहाँ लिखेंगे 54, एक कैरी बचा हमारा। तो उसके बाद 3a था, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगा 22.5443%। ठीक है, और हम लोग प्रैक्टिस करके इजीली निकाल सकते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर है ये पॉइंट, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। हमें ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr के बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr²/2। बस ये दो फॉर्मूला यूज करके आराम से हम लोग क्वेश्चन निकाल लेंगे। सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 22, मतलब 2πr बराबर 22, पाई बराबर 22/7 होता है, हमें पता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22। यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। रेडियस कितना आ जाएगा 7/2, रेडियस हमें 7/2 मिल गया तो एरिया निकाल सकते हैं πr²/2। मतलब क्या हो जाएगा एरिया बराबर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2/2। ठीक है, 7 से 7 गया, ये हो गया 11, क्या हो गया 77/2 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा 2 यहीं पे आ जाएगा 77.4। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 19.25। क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है The LCM and HCF of two numbers are 168 and 6 respectively. If one of the number is 24, find the other. मतलब दो नंबर का LCM दिया हुआ है 168 और उनका HCF दिया है 6, उनमें से एक नंबर दिया है 24, हमें अदर नंबर पता करना है। हम जानते हैं LCM इंटू HCF बराबर होता है फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं बैठा के। एलसीएम क्या दिया है 168, एचसीएफ कितना दिया है 6, फर्स्ट नंबर दिया है 24, सेकेंड नंबर पता करना है। 4 बार में जाएगा 4, सेकेंड नंबर हमारा आ गया 42। ऐसे सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होते हैं एनटीपीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई टुक अ बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी कंटेनिंग 378 पेजेस टू बी रिटर्न इन अ वीक्स टाइम। ठीक है, मतलब मैंने लाइब्रेरी से एक 378 पेज वाली एक बुक खरीदी, बुक लिए इशू करवाई है, जिसे मुझे एक हफ्ते में वापस करना है। ठीक है, आगे कह रहा है इफ आई कैन रीड 14 पेजेस एन आवर फॉर 3 days फॉर 3 hours डेली। मतलब अगर मैं 1 घंटे में 14 पेज पढ़ता हूँ और डेली 3 घंटे पढ़ता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा। फॉर हाउ लॉन्ग शुड इट बी रिन्यूड सो द बुक कैन बी फुल्ली रीड। मतलब 1 हफ्ते से और कितना टाइम एक्स्ट्रा चाहिए मुझे इस बुक को 378 के पेज को पूरा पढ़ने के लिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज बड़ा सा दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड्स का है। देखिए टोटल पेजेस दिया हुआ है हमें 378,
उसके बाद कह रहा है वो 1 घंटे में 14 पेजेस पर आवर पढ़ता है और डेली 3 आवर्स पढ़ता है। मतलब 1 डे में वो कितना पेज पढ़ेगा? 14 पेज 1 घंटे में पढ़ता है और 3 घंटा पढ़ता है, यानी कि 3। 1 घंटे में 1 दिन में वो 42 पेजेस पढ़ेगा। उसने 1 हफ्ते के लिए इशू कराया था, 1 हफ्ते में होता है 7 दिन, तो वो 1 वीक में कितना पेज पढ़ेगा? 42 इंटू 7, 7×14 बचा 1, 728 29, 294 पेजेस पढ़ा। लेकिन बुक में तो 378 पेजेज है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 378 में से अगर 294 घटाएं तो कितना आ जाता है? 84। ठीक है, 1 दिन में वो 42 पेज पढ़ता था, इसको 84 पेजेज और पढ़ने हैं, तो कितना दिन और लगेगा? 84/42, मतलब 2 डेज के लिए और इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन केवल लैंग्वेज घुमाया था और कुछ नहीं था क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वॉक्स एट अ सर्टेन स्पीड एंड रीचेज हिज डेस्टिनेशन विच इज 6 किलोमीटर इन 1 hour 40 minutes. If he runs the same distance in 1 hour 20 minutes, what is the difference in speed? मतलब कह रहा है एक पर्सन है कुछ सर्टेन स्पीड में चलता है, जो अपने डेस्टिनेशन को वो 6 किलोमीटर में कवर कर लेता है। मतलब डिस्टेंस हमें दिया है 6 किलोमीटर। उसके बाद उसे कितना टाइम लग रहा है? पहले केस में 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट मतलब क्या हुआ? 40/60। इसको सॉल्व करें, 40/60 क्यों किए? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 2/3 मतलब 2/3 आवर्स में। को फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? 3 × 1 3 + 2 5, 5/3 आवर्स आ गया। उसके बाद केस 2 में से कितना टाइम लग रहा है? 1 घंटा 20 मिनट मतलब 2/3। 2/3 नहीं होगा, 20/60 करें तो क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 आवर का क्या मतलब हुआ? 3 × 1 3 + 1 4/3 आवर। हमारे पास दोनों केस में डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, स्पीड निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस का स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है 6 डिवाइडेड बाई 5/3। मतलब जो हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट भी यहाँ किया जा सकता था, लेकिन उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझ आए, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। 6 डिवाइडेड बाई 5/3 मतलब क्या हो जाएगा? 6 × 3/5 मतलब क्या हुआ? 18/5। सॉल्व करें यानी कि आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड 1 हो गया। स्पीड 2 निकालें तो स्पीड 2 क्या हो जाएगा? 6 है डिवाइडेड बाई 4/3 मतलब 6 × 3/4 क्या आ गया? 9/2 मतलब 4.5 किलोमीटर पर आवर। हमसे स्पीड का डिफरेंस पूछा है। पहला केस था 3.6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा केस था 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, सीधा फॉर्मूला बैठाना था, सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। हम जानते हैं
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस बी। ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके आराम से क्वेश्चन निकाल सकते, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पेरीमीटर पूछा है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया है, इससे ब्रेथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर एल इंटू बी होता है, एरिया दिया है 42, एल दिया है 7, बी निकाल लेंगे। बी बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालने के लिए 2l प्लस बी होता है, यानी कि 2, लेंथ दिया हुआ है 2, लेंथ कितना दिया हुआ है 7, ब्रेथ हमने 6 निकाला। 7 प्लस 6 13, 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ बाय सेलिंग 20 साइकिल्स विनय इनकर्स अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साइकिल्स, फाइंड द लॉस पर्सन। ठीक है, मतलब अगर 20 साइकिल विनय बेचता है तो उसे लॉस 2 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो हमें उसका लॉस का परसेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है घुमावदार, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या क्या दिया है? एसपी ऑफ 20 साइकिल्स, अगर वो सेल करता है तो लॉस होता है एसपी ऑफ 2 साइकिल्स के बराबर। अगर वो 20 साइकिल बेच रहा है तो वो 20 साइकिल खरीदा भी होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं सीपी 20 साइकिल्स बराबर एसपी 20 साइकिल्स। लेकिन इससे लॉस हो जा रहा है 2 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। हम जानते हैं सीपी माइनस लॉस बराबर एसपी होता है। ये चीज़ क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सीपी में लॉस घटा देंगे, ये क्या हो गया 20 सीपी माइनस लॉस कितना था 2 एसपी के बराबर। 2 एसपी बराबर ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया लॉस बराबर 20 सीपी और 20 एसपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस। एसपी को एक जगह ले आते हैं, क्या आ गया 20 सीपी बराबर 22 एसपी। तो सॉल्व करें 10 बाई 11, तो सी पी एस पी का रेशियो में पता चल गया। सी पी बाई एस पी बराबर 11/10। मतलब 11 रुपये का कॉस्ट प्राइस था और 10 रुपये सेलिंग प्राइस था। लॉस कितना हो गया? एक का। कितने पर हुआ? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है 11, 1/11। 1/11% इसको चेंज करें तो हो जाता है 9.09%। ये कुछ फ्रैक्शन से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? कितनी देर का क्वेश्चन था ये? बस ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। पता है, बस हमें यूज करने नहीं आता है और हमने यूज करना भी सीख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूट्स 285 kg ऑफ शुगर अमंग द पीपल ऑफ अ विलेज काउंटिंग 1487। फाइंड आउट हाउ मच शुगर डज ईच पर्सन गेट। मतलब एक राजनेता है जो कि 285 किलो चीनी एक गांव में बेचता है, उस गांव में 1487 लोग हैं। क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि शुगर का क्वांटिटी कितना है 285 kg और लोग कितने हैं 1487, यानी कि हर लोग को 1 किलो से कम ही शुगर मिलेगा। क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। ये ऑब्जर्वेशन पावर यही होती है। और अगर हम ऑप्शन देखें, यहाँ क्या है 1.91 एक से ज़्यादा, 191 इम्पॉसिबल। ये क्या है 19.1, ये भी एक से ज़्यादा। एक ही ऐसा ऑप्शन बचता है जो पॉइंट मारा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना ही नहीं था। सॉल्व अगर करना भी चाहे तो 285/1487 कर देंगे, ये बराबर आ जाएगा शुगर
पर पर्सन, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ऑप्शन इतना अच्छा दिया हुआ है कि आराम से क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आ सम बोरोड एट 6% पर एनम अर्न्स एन इंटरेस्ट विच इज 1/3 ऑफ द प्रिंसिपल इन x years, फाइंड x। मतलब कह रहा है एक सम है, प्रिंसिपल है जो कि क्वेश्चन में x के बराबर दिया हुआ है, यही x हमें पता करना है, और कह रहा है इसे कि 6% पे उधार लिया गया। लेकिन जब 6% पे उधार लिए तो इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 1/3 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब P/3 के बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर प्रिंसिपल बराबर 3 होगा, इंटरेस्ट बराबर 1 होगा। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है तो सीधा फॉर्मूला बैठाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हम जानते हैं SI बराबर PRT/100 होता है। SI कितना आया, 1, प्रिंसिपल कितना था 3 रेशियो के बराबर, रेट दिया हुआ है 6, टाइम निकालना है 100। तो उधर ले जाए, क्या आ जाएगा 100, 6 × 3 18 बराबर T। सॉल्व करें तो ये 9 हो जाएगा, टाइम आ गया 50/9 ईयर्स। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यस सेल्स वेजिटेबल एट 40 पर केजी एंड इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, यानी कि यस 40 रुपए पर केजी में सब्जी को बेचता है जिसपे उसे 10% का लॉस हो जाता है। इफ द टोटल लॉस इनकर्ड इज 144, हमें टोटल लॉस का अमाउंट भी दे दिया है 144, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ वेजिटेबल सोल्ड, कितना वेजिटेबल यस ने सोल्ड किया। ठीक है, यानी कि एसपी पर केजी दिया हुआ है हमें 40। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। उसके बाद लॉस दिया हुआ है 10%, और जो लॉस का अमाउंट है वो है 144 रुपीज हो गई। ठीक है, तो अगर लॉस उसे 144 का हो रहा है जो कि 10% के बराबर है, तो हम यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं। 10% बराबर अगर 144 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, सीपी क्या है अपने आप में 100% होता है, लॉस किस पे हो रहा है, सीपी का ही ना 10% हो रहा है। तो 10% बराबर अगर 144 है तो 100% निकाल सकते हैं, 100% हो गया 1440, मतलब सीपी आ गया हमारा 1440 रुपये। हमें वेट पूछ रहा है, वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, और केजी दाम हमें पता है, और अगर हम यहाँ से एसपी निकाल लें तो एसपी अपॉन पर केजी कॉस्ट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेट पता चल जाएगा। ठीक है, अगर एसपी दिया है 1440 और लॉस दिया है 144, और सीपी दिया है 1440 और लॉस दिया है 144, तो यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं। एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस, 1440 माइनस 144। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 1440 माइनस 144 करें तो ये आ जाएगा 1296। मतलब एसपी आ गया है 1296, और एसपी पर केजी दिया हुआ है 40। तो अब यहाँ से क्वांटिटी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी बराबर हो जाएगा एसपी अपॉन एसपी पर केजी, को कैंसिल करें, 4×12 4×8,
324, पॉइंट हटाए तो आ गया 32.4। हमारा आंसर आ गया 32.4 kg। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल था बट लैंग्वेज ऐसा था क्वेश्चन का कि लग सकता था हाँ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझे, अच्छे से पढ़े तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक ऑफ 1 मीटर लेंथ, हाफ मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर टॉल। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कन्वर्जन्स जानते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, क्वेश्चन में काफी यूज होता है, ये पता होना चाहिए। हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 1 मीटर, वी दिया है हाफ मीटर, और टॉल यानी कि हाइट दिया हुआ है हाफ मीटर। हम जानते हैं ये क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम जितना होगा उतना ही तो ये पानी कैरी करेगा। हमसे पूछ रहा है कितना लीटर पानी ये कैरी कर सकता है, तो वॉल्यूम अगर निकाल ले 1 इंटू हाफ क्या आ गया 1/4 मीटर क्यूब। लेकिन हमें लीटर में पता करना है। हमने अभी देखा 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1/4 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1000/4, यानी कि 250 लीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जेन won a lottery and gets 1/3 of the winning amount and donates ₹6,000 which is 1/6। How much the lottery was worth। मतलब जेन क्या करती है, एक लॉटरी जीतती है, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद उसे उसका 1/3 पैसा ही मिलता है, और उसके बाद वो क्या करती है 6,000 रुपये डोनेट कर देती है। 6,000 क्या है, उस जितना वो जीती उसका 1/6 था। मतलब 1/6 का वैल्यू अगर 6,000 दिया हुआ है, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 36,000। ठीक, मतलब जेन को कितना मिला 36,000 जेन रिसीव्ड। जेन ने 36,000 रुपये पाया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो 1/3 ऑफ द विनिंग अमाउंट ही है, यानी कि 1/3 बराबर दिया हुआ है 36,000। हमसे लॉटरी का दाम पूछ रहा है, लॉटरी कितने का हो जाएगा, 1/3 बराबर है 36,000 है, तो लॉटरी का दाम हो जाएगा 36,000 गुना 3, 1,08,000। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस केवल लैंग्वेज घुमाया, क्वेश्चंस बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 437 एंड देयर प्रोडक्ट इज 21,928। तो हमें नंबर्स पता करने हैं। मतलब सम क्या है, अगर नंबर को ए और बी मान ले तो ए प्लस बी बराबर 437 दिया है, और ए बी बराबर 21,982 दिया हुआ है। तो इसको हम इक्वेशन बनाने लगे तो हो गया काम। इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट कितना दिया है, यूनिट डिजिट देखें अगर 2 है तो ऑप्शन चेक करते हैं। 9 इंटू 872, यहाँ से यूनिट डिजिट 2 आ गया, ये ऑप्शन हो सकता है। 5 इंटू 2 यूनिट डिजिट 0 आया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 8 इंटू 9 72, यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 आ गया। 3 इंटू 4, यहाँ भी यूनिट डिजिट 2 आ गया। मतलब ए बी सी तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। यूनिट डिजिट से हमारा काम नहीं बना, कोई बात नहीं। तो यूनिट डिजिट से काम नहीं बना तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं।
यही एग्जांपल ले लेते हैं 399 इंटू 38 का। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कैसे लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। अगर हमें 399 क्या था इंटू 38 का लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो हमें इस 3 से कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ से 99 पकड़ेंगे, यहाँ का लास्ट 2 डिजिट और यहाँ का लास्ट 2 डिजिट। कैसे करेंगे? 99 इंटू 38 जैसे सॉल्व करते हैं जनरली, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72। यहाँ लिखेंगे 2, 7 डालेंगे कैरी। उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। मतलब क्या किए हम लोग सेकेंड स्टेप में 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 3 कितना आ गया 9 8 जा 72 प्लस 27। सॉल्व करें तो कितना आ गया 9 9 और 7 कैरी था, मैं 7 जोड़ दें 106। यहाँ से हम लोग 6 उठाएंगे। मतलब 399 इंटू 38 करते हैं तो हमारा लास्ट 2 डिजिट 62 आता है। एक बार और समझा देते हैं कैसे करते हैं, समझा देते हैं कैसे किया जाता है। 99 इंटू 38 करना था, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा 9 इंटू 8 जो कि 72 आया, यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं और 7 कैरी रख लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 8 और इसको जोड़ देंगे इसको क्रॉस करके 9 इंटू 3, यहाँ से आ गया 72 प्लस 27 प्लस ये कैरी 7, यहाँ से आ जाएगा 106। इसका लास्ट डिजिट उठाएंगे डाल देंगे 6। क्लियर है? समझ आ गया कैसे निकालते हैं? अब ऑप्शन चेक करते हैं। ये तो हमने चेक कर लिया 399 38, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि लास्ट में 62 आ रहा था। इस ऑप्शन को हमने पहले एलिमिनेट कर लिया था। 58 इंटू 379 चेक करते हैं, तो 58 इंटू 379 का 79 लेंगे। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 8 कितना होता है 72, 7 कैरी हो जाएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 8 हो गया 45 प्लस 56। कितना हो गया 6 5 11 5 1 9 1 10 101 प्लस 7 8, इसका 8 उठाएंगे कितनी रहा होगा 1 मिनट। क्या किया हमने सेकेंड स्टेप में 5 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 8, ये आ गया ये 45 प्लस 56 और 7 कैरी था। 101 प्लस 7 कितना आया 108, इसका 8 उठाएंगे। आ गया हमारा लास्ट 2 डिजिट 82, यहाँ भी 82 है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? एग्जामिनर कितना भी कोशिश कर ले, यूनिट डिजिट सेम दे दिया, चलो कोई बात नहीं, हम लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे। लास्ट 2 डिजिट भी सेम देता तो लास्ट 3 डिजिट निकालने का भी तरीका है। अगर ऐसा कोई केस बनेगा तो आगे देखेंगे वो भी, लेकिन हम इक्वेशन बना के सॉल्व तो नहीं करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है a bank agrees to lend a loan to Arvind of rupees 2,38,75,697। मतलब
एक बैंक जो है वो अरविंद को 2,75,06,97 रुपए का लोन देने को तैयार हो जाता है, ठीक है, जो कि 17% कम है उसका स्टार्ट बिजनेस करने के लिए। मतलब अगर उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100 रुपये चाहिए होगा और 17% कम है, मतलब 17 कम है, तो उसे कितना रुपए मिला होगा? 100 में से 17, 83। इसी 83 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, 2,38,75,697। हमसे पूछ रहा है हाउ मच मोर लोन वुड ही नीड, मतलब इस 17 का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अगर 83 बराबर इतना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 287,659। ये एक रेशियो बराबर आ गया, तो 17 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा? 287,659 इंटू 17। कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। तो आ जाएगा ये 4890, यही हो जाएगा हमारा आंसर। केवल कैलकुलेशन था इसमें और क्वेश्चन में कुछ था नहीं करने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है, बेसिक आइडेंटिटी होता है ये। अगर ये बेसिक आइडेंटिटी पता है तो सीधा 4xy लगा सकते हैं, नहीं पता है तो सॉल्व कर लेंगे। अब आज के बाद पता चल जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर ये ब्रैकेट खोलें तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2xy प्लस 2xy बराबर हो गया 4xy। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए हमें। क्या है आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है 4x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस 1 एंड हाइट 2 इज। मतलब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर और हाइट 2 सेंटीमीटर दिया, उसका वॉल्यूम निकालना है। एक और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मेंसुरेशन में ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है एनटीपीसी में। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें आर दिया है 1, एच दिया हुआ है 2, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। पाई बराबर होता है 22/7, आर बराबर 1 का स्क्वायर, एच बराबर 2, कितना हो गया? 44/7। 22 इंटू 2 44/7। क्लियर है? उस था नहीं क्वेश्चन में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द मीन डेविएशन ऑफ द डेटा 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 इज। मतलब इस डेटा का मीन डेविएशन हमें निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? मीन डेविएशन बराबर होता है डेटा वैल्यू माइनस मीन, जो कि मॉडुलस में होगा। मॉडुलस मतलब क्या होता है? मॉडुलस मतलब होता है अगर 3 - 10 मॉडुलस में हो तो हम कभी निगेटिव नहीं लेते हैं, इसको 7 लिखेंगे। और 10 - 3 मॉडुलस में हो तो ये भी 7 हो जाएगा। मतलब अगर मॉडुलस में है तो चाहे 3 - 10 लिखे, चाहे 3 - 10 लिखे, चाहे 10 - 3 लिखे, बात एक ही होता है। इसे हमें मॉडुलस में करना है। डेटा वैल्यू माइनस मीन मॉडुलस में अपॉन
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले डेटा मीन निकाल लेते हैं। मीन मतलब एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करें तो क्या आ गया? 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। इसको अगर हम जोड़ते हैं 10 20 30, 7 3 10 40, 40 5 4 9 49, 49/7। मीन आ गया 7 हमारा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं, इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। डेटा वैल्यू क्या आता? 3 - 7 मॉडुलस में। जगह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं। 3 - 7 +10 - 7 +10 - 7, नीचे लिखते हैं, +4 - 7 +7 - 7 +10 - 7 +5 - 7। सारा मॉडुलस में आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 7 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 7 - 3 4 +3 +3 +0 +3 +3 +2 अपॉन 7। इसको अगर हम जोड़ें क्या आ जाएगा? 4 3 7 3 10 3 13 17। मिस्टेक हो रहा है। और 18 आएगा। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 2 18। मतलब मीन डेविएशन हमारा 18/7 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एनटीपीसी में आते हैं। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ये तो पता ही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एहसान इज ट्वाइस एज गुड वर्कर एज कमल। मतलब एहसान जो है वो कमल से दोगुना अच्छा काम करता है। मतलब क्या हुआ? अगर कमल कोई काम को 2 दिन में करेगा तो एहसान उस काम को 1 दिन में ही कर लेगा। ठीक है, इसको अगर एफिशिएंसी में कन्वर्ट करके देखें तो क्या हो जाएगा? अगर कमल की एफिशिएंसी 1 होगी तो एहसान की एफिशिएंसी 2 होगी, क्योंकि days taken to complete a work is inversely proportional to efficiency। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 29 days। मतलब अगर कमल और एहसान मिल के काम करें तो उन्हें 29 दिन लगता है काम को पूरा करने के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कमल अकेले कितना दिन में काम कर लेगा। ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चन कैसे निकाल रहे थे? टाइम टेकन बराबर क्या होता था? टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। यही कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग, हमारे पास टाइम टेकन है और एफिशिएंसी है,
तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कितना दिन लग रहा है इन्हें? 29। इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2+1 यानी कि 3। टोटल वर्क आ गया 87। हमसे पूछ रहा है कमल कितना दिन में काम करेगा। टोटल वर्क है 87, कमल की एफिशिएंसी है 1। कमल टू कंप्लीट कितना हो जाएगा? 87/1 करें तो आ जाता है 87। मतलब कमल अकेले 87 दिन में काम पूरा कर लेगा। क्लियर है? Two holes. The first hole alone empties the tank in 9 minutes and the second hole alone empties the tank in 6 minutes. मतलब एक वाटर टैंक है, मान लेते हैं ऐसा कोई वाटर टैंक है, इसमें दो छेद हो गया है, फट गया है दो जगह से। एक छेद क्या करता है, एक होल क्या करता है, उसमें 9 मिनट में सारा पानी गिरा देगा बाहर, और दूसरा क्या करेगा, 6 मिनट में सारा पानी बाहर गिरा देगा। हमसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है इफ वाटर लीक्स आउट एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब लगातार पानी दोनों छेद से बाहर गिर रहा है, तो हाउ मेनी मिनट्स डज इट टेक इफ बोथ द होल्स टुगेदर एम्प्टी द टैंक। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा ये दोनों होल मिलकर एम्प्टी करते हैं। टाइम एंड वर्क जैसा ये भी क्वेश्चन होता है। टाइम एंड वर्क में बस क्या होता है, पॉजिटिव जाता है, ये नेगेटिव जाता है। मतलब अगर देखें होल 1 ये कितना टाइम लेता है, 9 मिनट्स खाली करने में। होल 2 क्या करता है, 6 मिनट्स लेता है खाली करने में। सेम प्रोसेस यूज करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे 54, टोटल वर्क या फिर टैंक की इसको कैपेसिटी मान लेते हैं। होल 1 की एफिशिएंसी आ जाएगी 54/9 यानी कि 1 मिनट में 6 यूनिट पानी गिराएगा, और ये 1 मिनट में 9 यूनिट पानी गिराएगा। हमसे पूछा दोनों मिलकर कितने देर में गिराएंगे, तो टोटल कैपेसिटी अपॉन टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा। टोटल कैपेसिटी हमने निकाल लिया 54, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 + 6 15। सॉल्व करें, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, मतलब 18.5 मिनट्स में ये दोनों मिलकर टंकी को खाली कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दीक्षा बोरोड ₹5,000 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब दीक्षा 500 रुपये उधार लेती है 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। व्हाट अमाउंट शी विल पे टू क्लियर हर डेब्ट आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 4 साल के बाद वो कितना रुपया चुकाए कि उसका उधार पूरा हो जाएगा। 4 साल बाद क्या करेगी, 500 रुपये जो प्रिंसिपल था वो तो रिटर्न करेगी, साथ में इंटरेस्ट भी देगी। इंटरेस्ट कितना दे रही है, 5% पर एनम, 4 साल के लिए ले रही है, तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट देगी, 5 × 4 20%। मतलब 500 रुपये मूलधन चुकाएगी प्रिंसिपल और 20% इंटरेस्ट देगी, तो टोटल क्या देगी, 500 का 120%। कितना आ गया, 600 रुपये। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं क्वेश्चन, मतलब 4 साल बाद वो 600 रुपये। अगला क्वेश्चन कह रहा है वुमेन इन्वेस्ट ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। हाउ मच विल हर इन्वेस्टमेंट्स बी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब एक वुमेन है जो 2000 रुपये हर साल के स्टार्ट में इन्वेस्ट करती है, जिसपे उसे 5% का इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमसे पूछ रहा है उसका इन्वेस्टमेंट 2 साल बाद कितना हो जाएगा। मतलब वो फर्स्ट ईयर भी 2000 इन्वेस्ट करेगी, उस पर 5% इंटरेस्ट ले लेगी, उसके बाद सेकेंड ईयर भी 2000 और इन्वेस्ट कर देगी, उस पर 5% का इंटरेस्ट ले लेगी।
तो हमसे पूछ रहा है फाइनली उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर अगर वो 2000 इन्वेस्ट करती है, हाँ देखिए, अगर फर्स्ट ईयर उसने 2000 इन्वेस्ट किया तो उस पे उसे 5% का इंटरेस्ट मिल गया। कितना हो जाता है 2000 का 5%, 20 25 100। मतलब आफ्टर 1 ईयर उसके पास इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2000 प्लस 100, 2100। अब क्या होगा, नेक्स्ट सेकेंड ईयर में वो 2000 रुपये और इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, अब उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 4100 रुपीज़। इस पे भी इसको 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4100 का 5%, मतलब 105% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 20, 21, 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4305। मतलब 2 साल के बाद उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4305 रुपये। क्लियर है। कह रहा था क्वेश्चन में 2000 रुपये हर साल के स्टार्ट में वो इन्वेस्ट करती है, जिसपे उसे 5% इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल अगर 2% 2000 करेगी तो उसे 5% मिलेगा, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 1 ईयर हो जाएगा 2100। उसके बाद अगले साल 2000 रुपये और इन्वेस्ट कर देगी। अब उसके पास हो गया 4100 रुपये, लेकिन इस पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। इंटरेस्ट उसको 5% मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 105। 105/100, 105% निकाल देंगे 4100 का, आ जाएगा 4305। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूर्ति इन्वेस्टेड ₹16,000 इन अ स्कीम। हाउ मच विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी if he invested at 20% per annum compound interest for 9 months compounded quarterly। मतलब मिस्टर मूर्ति कोई है, उसने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किया किसी स्कीम में, जिसपे उसे 20% पर एनम के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए। लेकिन कंपाउंड जो होता है वो क्वार्टरली होता है। अगर 20% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है तो क्वार्टरली उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। क्वार्टरली मतलब 4 होता है, यानी कि 20/4, 5% मिलेगा। टाइम कितना दिया गया है, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स अगर देखें, इसमें 3 क्वार्टर्स होते हैं। मतलब पहले क्वार्टर में उसे 5% मिलेगा, दूसरे क्वार्टर में भी 5% मिलेगा, तीसरे क्वार्टर में भी 5% मिलेगा। मतलब उसे 5%, 5% और 5% का इन्वेस्टमेंट मिलेगा। हमने अभी सीखा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। 5% का क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ आप लोगों के लिए मैं, आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या होता है, एक 3a प्लस 3a² अपॉन 100 अपॉन a³ अपॉन 10,000। डिनोमिनेटर को हमने इग्नोर करना है। a³ 5, a बराबर 5 दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है। 5 का क्यूब 125, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5, कैरी बचा 1। उसके बाद 3a², 25×75 1 76, 76। उसके बाद 5 × 3 15। मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव रेट हो गया 15.7625%। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया इतना। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 16,000।
हमसे पूछ रहा है कितना अमाउंट हो जाएगा, मतलब 16,000 प्लस 16,000 का 15.7625%। तो अगर हम देखें हमें क्या निकालना होगा, 16,000 का 115.7625%। सोलह हजार का 115.7625%। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आता है, 18,522। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 18,522 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये इफेक्टिव रेट जो हमने अभी सीखा है, कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इसके वजह से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज ₹3। द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस इज, मतलब कह रहा है कैश डिफरेंस है दो सेलिंग प्राइस में किसी आर्टिकल का जिसे एक 4% प्रॉफिट में बेचा जाता है और 6% प्रॉफिट में बेचा जाता है, तो 3 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 4% और 6% प्रॉफिट में बेचा जाता है, उसका डिफरेंस 3 दिया, यानी कि 6 में से 4 या 2%, 2% बराबर 3 दिया है, 1% बराबर 1.5 हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 50। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है तो आगे सॉल्व कर सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ टू सेलिंग प्राइसेस। पहला क्या कर रहा था, 4% प्रॉफिट में बेच रहा था और दूसरा 6% प्रॉफिट में बेच रहा था। तो हमने निकाल लिया 100% बराबर 150, मतलब सीपी आ गया है 150। तो SP1 क्या आ जाएगा, 150 का 4% निकालें कितना आता है, 6। तो 150 प्लस 6 कितना हो गया, SP1 का वैल्यू आ गया 156। ऐसे ही SP2 भी निकाल सकते हैं, इस पे हमें 6% का प्रॉफिट है, मतलब 150 का 6% कितना हो जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 3। 3 × 3 9, मतलब SP2 हो गया 159। हमें इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है, तो कैंसिल करें 5 से 3, सॉरी 3 से, 5 से नहीं जाएगा, 3 से कैंसिल करें तो 5 और 2, ये आ जाएगा 5 और 3, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 52:50। क्लियर है? चलिए आज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3341 एंड 3328। एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ तो केवल 2 ही डेटा दिया गया, अगर 10 डेटा भी दिया जाता तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें क्या करना है, बस दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस क्या है, 3328 और 3341 में 13। डिफरेंस देखने का मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ विल बी इधर इक्वल टू 13 और लेस देन 13। एचसीएफ ऑफ 3341 एंड 3328, मतलब 3341 3328 का एचसीएफ या तो 13 होगा या 13 से कम होगा। ऑप्शन अगर देखें 13 से कम कोई है ही नहीं,
केवल 13 दिया हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी देर का ये था क्वेश्चन। हमें क्या करना है, केवल दोनों का डिफरेंस पता करना है। डिफरेंस पता कर लिए, एचसीएफ या तो ये होगा या उससे कम होगा। इससे कम ऑप्शन में था नहीं, यानी कि 13 हमारा आंसर हो गया। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मिस्टर किरण सोल्ड अ बस फॉर रुपीज 18,700 एट अ लॉस ऑफ 15%। ठीक है, मतलब मिस्टर किरण ने कोई बस बेचा 18,700 रुपये में, जिसपे उसे 15% का लॉस हो गया। तो हमसे पूछ रहा है वो कितने रुपए में बस बेचे कि उससे 15% का प्रॉफिट हो। अगर बस का दाम 100 होता, उसे 15% लॉस हो रहा है, तो कितना हो गया, 85 में बेचना। और बस का दाम अगर 100 है, 15% लॉस पे, उसे 15% प्रॉफिट पे बेचता, तो क्या हो जाता है, 115। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं ओल्ड एसपी न्यू एसपी का। ये हो गया 17, ये हो गया 23। ओल्ड एसपी कितना था, 18,700, मतलब 17 रेशियो बराबर दिया है 18,700। यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको हम कैंसिल करें, एक रेशियो का वैल्यू आ गया 1100। हमसे पूछ रहा है 15% प्रॉफिट पे क्या होगा, अभी हमने निकाला था 23 रेशियो के बराबर था। एक रेशियो बराबर अगर 1100 है, तो 23 रेशियो बराबर क्या होगा, 23 इंटू 1100। इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाता है 25,300 रुपीज़। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।